Hello guys, welcome to our Namo Academy PSIR ID or channel. Our channel motto is Think, Act and Achieve. Today's topic is what is the difference between nation, country and state. यानी कि नेशन, कंट्री एंड स्टेट में अंतर क्या है, यानी कि राष्ट्र, देश और राज्य में क्या अंतर है। तो राष्ट्र यानी नेशन, तो अ नेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी, यानी राष्ट्र एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाले लोगों का समूह है। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हम अपने देश का उदाहरण लें, भारत। तो भारत उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। उसका एक विस्तृत क्षेत्र है तथा उसमें विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जात के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न विचारधारा के लोग जो रहते हैं। फिर लेकिन इसके साथ ही और क्या होना चाहिए, इसके साथ ग्रेजुअली अ फीलिंग ऑफ सोशल एंड कल्चरल यूनिटी स्टार्ट्स डेवलपिंग इन देम। धीरे धीरे उनमें सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकता की भावना पनपने लगती है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, सोशल यूनिटी का मतलब हुआ कि जैसे हम वैदिक काल में देखें तो वो हिंदू धर्म 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उनमें धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति विभिन्न जातियों में एकता की भावना धीरे धीरे पनपने लगी तथा उन्होंने हिंदू धर्म का विकास किया। कल्चरल यूनिटी का मतलब हुआ कि जैसे सांस्कृतिक एकता, जैसे 1857 की जब क्रांति हुई थी तो विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न जात के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न विचारधारा के लोग एक साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संघर्ष किया। इस प्रकार उनमें धीरे धीरे सांस्कृतिक एकता की भावना पनपने लगती है। और एक चीज़ और है कि विभिन्न धर्म के लोग एक दूसरे की संस्कृतियों से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो इस प्रकार उनमें धीरे धीरे एक इमोशंस एंड फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति आती रहती है। ओवर टाइम एस्पिरेशंस फॉर अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट आल्सो डेवलप, यानी कि कालक्रम में राजनीतिक रूप से एक संगठित सरकार की आकांक्षा विकसित होने लगती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि लोग एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिनमें उनको राजनीतिक तथा कानूनी अधिकार मिले। जैसे 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा इसीलिए बनाई गई कि एक तो संविधान का निर्माण करना था तथा दूसरा लोगों की आकांक्षा की पूर्ति करनी थी। इस प्रकार जब लोगों में इमोशंस एंड फीलिंग्स आ जाती हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है तथा वो एक निश्चित भूभाग में निवास करने लगते हैं, तो उसे राष्ट्र कहते हैं। यानी कि राष्ट्र एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों का एक समूह होता है। धीरे धीरे उनमें सामाजिक सांस्कृतिक एकता की भावना विकसित होने लगती है तथा कालक्रम में राजनीतिक रूप से संगठित सरकार की आकांक्षाएं विकसित हो जाती हैं, उसे राष्ट्र कहते हैं। यानी कि राष्ट्र का यही मतलब हुआ है कि इमोशंस एंड फीलिंग्स अगर जुड़ रही हैं तो उसे राष्ट्र कहते हैं। अब आते हैं हम देश, यानी कि कंट्री किसको कहते हैं। यानी कि राष्ट्र बन जाने के बाद दूसरा प्रोसेस होता है देश। यानी कि व्हेन अ नेशन एस्टेब्लिशेस इट्स ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट देन इट इज़ कॉल्ड अ कंट्री। यानी कि जब कोई राष्ट्र अपने संगठित सरकार को स्थापित कर लेता है तो उसे देश कहते हैं। संगठित सरकार का मतलब हुआ जैसे न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इन तीनों सरकार की स्थापना हो जाती है तथा विभिन्न राज्यों में सरकारों की स्थापना हो जाती है और एक संप्रभु सरकार की भी स्थापना केंद्र के स्तर पर होती है, तो उसे देश कहते हैं। अब हम आते हैं राज्य। राज्य शब्द का
क्या मतलब होता है। आजकल हम प्रायः राज्य शब्द का मतलब महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार लगाते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान में राज्य शब्द का असली अर्थ क्या होता है। यह एक लीगल तथा पॉलिटिकल टर्म है, यानी कि अ ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग इन अ डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, लोगों का एक समूह जो कि एक निश्चित भूभाग में निवास करता है, एंड हैविंग इस्टेब्लिश दियर ओन सोशल सिस्टम, और कालक्रम में वे अपने सामाजिक व्यवस्था को बना लेते हैं, यानी कि उनके पास विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशंस विकसित हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन विकसित कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास SC/ST कमीशन हुआ, विमेंस कमीशन हुआ, माइनॉरिटी कमीशन हुआ, तो इस प्रकार के जो संगठन या इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। एंड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, और ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट यानी कि संगठित सरकार, यानी कि एक संगठित सरकार की स्थापना भी हो जाती है, चाहे वह राज्य के स्तर पर हो, फिर वह चाहे केंद्र के स्तर पर हो। ये बात अलग है कि केंद्र के स्तर पर सरकारें अधिक मजबूत दिखाई पड़ती हैं, और राज्य के अंतर्गत हमें कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका की भी भूमिका नज़र आती है। एंड आल्सो हैविंग सॉवरेंटी, और उनके पास सॉवरेंटी भी होती है, यानी कि संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है बिना किसी आंतरिक तथा बाह्य दबाव के अपने निर्णय को लेना, उसे संप्रभु कहा जाता है। एंड द पावर विच इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपुल इज कॉल्ड अ स्टेट, और अंतिम सत्ता जहाँ पर लोगों के हाथ में होती है उसे राज्य कहते हैं, यानी कि लोग ही अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, उनके द्वारा ही कानूनों का निर्माण किया जाता है, कानूनों का क्रियान्वयन किया जाता है, तथा कानूनों का मूल्यांकन भी जनता करती है। तो फिर राज्य, यानी कि राज्य क्या है। राज्य एक निश्चित भूक्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का समूह जिसने अपनी सामाजिक व्यवस्था व संगठित सरकार स्थापित कर लिया हो, साथ ही उनके पास संप्रभुता भी है तथा अंतिम सत्ता लोगों के हाथ में हो, उसे राज्य कहते हैं। यानी कि तथा मॉन्टेविटो कन्वेंशन 1931 के अनुसार राज्य के चार एलिमेंट्स बताए गए हैं, जिनमें जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता, यानी कि पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेंटी। इनके बिना या इनमें से किसी एक तत्व को अगर निकाल दिया जाए तो उसे राज्य नहीं कहा जा सकता। यानी कि जनसंख्या यानी कि किसी भी भूभाग में अगर जनसंख्या ही नहीं निवास करते हो, जैसे मरुस्थलीय कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या ही नहीं है, भूभाग किसी जनसंख्या के पास अपना कोई भूभाग नहीं है, टेरिटरी नहीं है, तो उसे राज्य नहीं कहा जा सकता। और सरकार अगर कोई निश्चित भूभाग भी है और निश्चित जनसंख्या भी है, लेकिन उसके पास संगठित सरकार नहीं है, तो उसे राज्य नहीं कहा जा सकता। और संप्रभुता, यानी कि अगर किसी राज्य के पास, यानी कि किसी देश के पास अगर जनसंख्या, भूभाग, सरकार है और संप्रभुता नहीं है, यानी कि अपने निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, अगर वह किसी दबाव में अपने निर्णय को लेता है, तो उसे संप्रभु राज्य नहीं कहा जा सकता। और इनमें से किसी अगर एक तत्व को निकाल दिया जाए तो उसे भी राज्य नहीं कहा जा सकता। राज्य के लिए इन चारों तत्वों का होना आवश्यक है, तभी उसे राज्य कहा जा सकता है। फिर गाइस, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आता है तो उस पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे उनके TGT, PGT, नेट JRF एग्ज़ाम, UPSC, PCS जैसे एग्ज़ामों में काफ़ी सारी मदद हो सके, तथा अपने वैल्यूएबल सजेशन और फीडबैक दें, जिससे हमको और एक अच्छी वीडियो बनाने का मौका मिल सके। अपने क्वेश्चंस तथा अपनी क्वेरीज भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।